गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 23 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज आकाश एनजी मिसाइल के बारे में जानेंगे। एमपीएटीजीएम क्या है इसको डिस्कस करते हुए पैगासस को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। H5N1 को लेकर भी डिस्कशन होगा। वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस को डिस्कस करते हुए कंट्रीज जो कि लेबनान के बॉर्डर को टच करती है वो देखेंगे। चाइना और ताइवान को लेकर एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड न्यूज में था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव को डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे। इन द केस यू आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशन, यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन और उसके बाद आपको ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा सो दैट आपको जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। चलिए, आई होप आप जो रिवीजन के आपके वीडियोस है उसको भी कर रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम इज जस्ट नियर बाय नाउ। तो यहाँ पे रिवीजन जो है वो आपकी शुरू हो जानी चाहिए। जल्दी से टारगेट सेट करें। कट ऑफ जो रखी गई है यहाँ पर 6 मार्क्स की रखी गई है। कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। टारगेट आप कितना भी चाहें उतना सेट कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे टॉक्स अबाउट हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव इंक्लूडेड अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत किसको ऐड किया गया है? क्या ग्वालियर को ऐड किया है, ओरछा को ऐड किया है, पन्ना को ऐड किया है? आपका टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली मध्य प्रदेश से कुछ सिटीज को यहाँ पर ऐड किया गया है, तभी ये क्वेश्चन जो है बनाया गया। हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है, लेकिन ज्यादा कुछ हेल्प मिलेगी नहीं उससे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लोकेशंस दी हैं वो मध्य प्रदेश की ही दी हैं। तो यहाँ पर जो ग्वालियर है और ओरछा, इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंडर में। ठीक है, अब ये स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर फॉर द इंक्लूसिव एंड वेल प्लान डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली कहा जाता है कि जो ऐसी आपकी सिटीज है जहां पर आपकी जिसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, हेरिटेज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, डेवलपमेंट तो वहां पर भी होगा, लेकिन हमें क्या करना है, डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट और हेरिटेज दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ग्वालियर जो है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, राइट। तो ग्वालियर ओरछा दो ऐसी यहाँ पे लोकेशंस जो हैं उनको इसमें रखा गया है, किसके अंदर? हिस्टोरिक अर्बन लैंड्सकेप प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना है, साथ ही साथ वेल प्लान डेवलपमेंट जो है ये यहाँ पर करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ना ही हम हेरिटेज को लूज कर सकते हैं ना ही डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो यहां पर चलते हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली लॉन्च किया यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ग्वालियर और ओरछा के लिए, और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके बारे में बताया। अब साउथ एशिया के अंदर 6 सिटीज है यहाँ पर, इसमें अजमेर भी है, वाराणसी जो है ये भी इंडिया की है। दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। तो अजमेर और वाराणसी तो ऑलरेडी इसमें थे, अब ग्वालियर और ओरछा को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। ओरछा एंड ग्वालियर जो है दे हैव बीन इंक्लूडेड एज द 7th एंड 8th सिटीज, क्योंकि ऑलरेडी साउथ एशिया के अंदर 6 सिटीज इसमें एग्जिस्ट करती है। द सिटीज विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनेस्को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल रहेगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा और यूनेस्को का भी रोल रहेगा, ताकि इन सिटीज को डेवलप किया जा सके। हिस्टोरिकली तो प्रिजर्व करना ही है, अदरवाइज भी डेवलप किया जा सके, और एमपी टूरिज्म जो है उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं नया फिलिप जो है वो मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आकाश एनजी को लेकर है। पूछा गया आकाश एनजी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो इसकी रेंज जो है 60 किलोमीटर है आकाश एनजी की, हो सकता है। इट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 5 मैक, 5 मैक की स्पीड के ऊपर ये फ्लाई कर सकती है। 10 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से आंसर करें। जो ये मिसाइल सिस्टम है इसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डीआरडीएल एक लैब है हैदराबाद के अंदर, उसके साथ कोलैबोरेट करके ये डेवलप किया गया है। न्यू वर्जन है, क्योंकि आकाश मिसाइल तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आकाश एनजी जो है ये इसका नया वर्जन है, दैट कैन स्ट्राइक द टारगेट्स अप टू 60 किलोमीटर। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है? द रेंज इज 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। सो स्पीड इज मैक 2.5। तो यहाँ पे जो ध्वनि की तीव्रता होती है, स्पीड ऑफ साउंड से 2.5 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड जो बताई जाती है। सो इट इज नॉट 5 मैक, इट इज 2.5 मैक, ध्यान रखिएगा। द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल जो है दैट विल प्रूव टू बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो यहां पर आंसर तो आपका ए हो जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आकाश मिसाइल जो है वो किस तरीके की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी
एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। पुराने लेक्चर्स में हमने आकाश मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया था और वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए चलते हैं आकाश मिसाइल से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि MPATGM के बारे में पूछ रहा है कि MPATGM क्या है आखिर। ठीक है, क्या ये कोई टैंक है, इज इट अ मिसाइल, इज इट अ फाइटर जेट और इज इट अ ड्रोन। क्या ये ड्रोन है, फाइटर जेट है, मिसाइल है या फिर किसी तरीके का टैंक है। DRDO अभी न्यूज में था इसको लेकर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो यहां पे जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैन पोर्टेबल, MP मतलब मैन पोर्टेबल, AT मतलब एंटी टैंक, GM मतलब गाइडेड मिसाइल। ठीक है, सो इट इज अ मिसाइल बेसिकली। आंसर क्या हो जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। दिस मिसाइल इज इनकॉर्पोरेटेड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट मिनिचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अलोंग विद एडवांस एवियोनिक्स। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारा इंडिजिनस इमेजिंग सीकर है उसके साथ मिलाया गया है, वो फीचर इसके अंदर बेसिकली डाला गया है। जो ये मैन पोर्टेबल मिसाइल है दैट इज लॉन्च्ड यूजिंग अ ट्राइपॉड, और अभी इसे ट्राइपॉड से टेस्ट किया गया था। मैक्सिमम रेंज इसकी 2.5 किलोमीटर है और वेट जो है लेस देन 50 kg, तो काफी हल्की मिसाइल है कंपेयर टू अदर मिसाइल। कंट्रोल फ्लाइट टेस्ट जो है वो भी यहां पर सक्सेसफुली इसके ऊपर किया जा चुका है, तो ये भी यहां पर आंसर हो जाता है MPATGM को लेकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि पेगासस को लेकर आजकल तो काफी न्यूज में है पेगासस। तो पेगासस क्या है, इज इट अ स्पाईवेयर, इज इट अ कॉन्स्टलेशन, इज इट अ मिसाइल और बोथ A एंड B। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप 10 सेकंड में इसके आंसर करने की कोशिश करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। वैसे तो न्यूज में आपने देख ही लिया होगा ये क्या है। चलिए, पेगासस दैट वी ऑल नो नाउ दैट इट इज अ स्पाईवेयर, जो कि ईव्सड्रॉपिंग के लिए, स्पाई करने के लिए एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है, जो कि मोबाइल को हैक कर सकता है या फिर लैपटॉप के अंदर ट्रोजन हॉर्स की तरह रखा जा सकता है, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी किया जा सके। तो स्पाईवेयर तो यहां पर करेक्ट हो जाता है, बट इट इज अ कॉन्स्टलेशन एज वेल। पेगासस जो है एक कॉन्स्टलेशन भी है, ध्यान रखिएगा। सो पेगासस एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है जो कि नॉर्दर्न स्काई में पाया जाता है, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अ विंग्ड हॉर्स, एक विंग्ड हॉर्स के नाम पर जो ग्रीक माइथोलॉजी में पाया जाता था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दिस कॉन्स्टलेशन इज वन ऑफ द older one known in the night sky and it is one of the 48 constellation listed by the 2nd century astronomer Ptolemy। तो टॉलमी जो 2nd century astronomer थे उनके द्वारा काफी सारे कॉन्स्टलेशन को नाम दिया गया, और उसमें से एक कॉन्स्टलेशन का नाम जो था वो ग्रीक जो आपका वर्ड है पेगासस उसके ऊपर भी रखा गया, विच इज अ फ्लाइंग हॉर्स। ठीक है, तो यस यहाँ पे स्पाईवेयर तो सभी को पता था, लेकिन कॉन्स्टलेशन भी है। आंसर क्या हो जाएगा, D। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो काफी सारे लोगों ने A आंसर किया हो, तभी ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया ताकि ये चीज तो सभी को पता होगी एग्जाम में कि इट इज अ स्पाईवेयर, लेकिन ये चीज भी पता होनी चाहिए, न्यूज में मेंशन किया गया था दैट इट इज अ कॉन्स्टलेशन एज वेल। ठीक है, चलिए चलते हैं। और पेगासस का वैसे मतलब ये फ्लाइंग विंग्ड हॉर्स ही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि H5N1 को लेकर है। पूछा गया H5N1 कैन अफेक्ट, H5N1 जो है वो किसको अफेक्ट कर सकता है, आपको बताना है कौन सा यहां पर करेक्ट है। तो H5N1 जो है चिकन्स को इंपैक्ट करता है, पिग्स को कर सकता है, टाइगर को कर सकता है या कैट्स को कर सकता है। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू कर देता हूं। रिसेंटली जुलाई 21 की बात है, न्यूज में थोड़ा सा लेट आया, बाद में आया। 11 ईयर ओल्ड बॉय जो है उसकी डेथ हुई H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से दिल्ली में। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ ड्यू टू द बर्ड फ्लू इन इंडिया दिस ईयर। तो इस साल में पहली डेथ है, रिकॉर्डेड डेथ, जो कि बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इन जनवरी बर्ड फ्लू वाज कंफर्म्ड इन सेवरल स्टेट्स विद थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, जिनको कि वहां पर मारा जा रहा था। ठीक है, यहां पर आती है बात अगर H5N1 की, तो यस ये चिकन में पाया जाता है, पिग्स में भी पाया जाता है, कुछ केसेस टाइगर्स में भी निकले हैं और कुछ कैट्स में भी निकले हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, D विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है वो कांटेक्ट होता है। तो इन्फेक्टेड बर्ड से जब कांटेक्ट होता है तो वो दूसरे व्यक्ति में या दूसरे जानवर के अंदर फैल सकता है, और इस तरीके से जो आपका वायरस होता है वो इंपैक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले 100 डेज 200 डेज की सीरीज आर अवेलेबल, जिसको आप 2021 का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन सीरीज के थ्रू। और यहां पर नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन सीरीज के लिए जा सकते हैं। मिशन यूपीएससी 2022 के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, सो दैट एक डे वाइज शेड्यूल्ड मैनर में आपकी तैयारी हो सके
एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में है, जो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस टैग। तो अभी एक सिटी है, यूके की सिटी है, उसका जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का जो उसको टैग मिला हुआ था उसे अभी रिसेंटली हटा लिया गया है। तो ये कौन सी सिटी है, आपको इसका नाम बताना है। वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है चारों ही सिटीज वैसे यूके की है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए यहाँ पे बताना। तो यूएन कमेटी फाउंड कि डेवलपमेंट्स जो है वो यहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं इस सिटी को, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टैग इज टेकन अवे फ्रॉम लिवरपूल। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ आपका यूके आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द वेल्स रीजन, ऊपर स्कॉटलैंड आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आयरलैंड है एंड इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी, ऊपर बेल्जियम एंड नीदरलैंड विद द नॉर्थ सी एंड द अटलांटिक ओशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछ रहा है मैप बेस्ड क्वेश्चन है वंस अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच लेबनान। लेबनान को कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज हैं जो कि छूती है? इज इट सीरिया, इज इट इजराइल, टर्की? 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं। मैं टाइम पीरियड आपका शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट रिजाइन्स अमिड इम्पास। तो यहाँ पे जो पीएम थे उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज यहाँ पर ट्रबल चल रही है कंट्री के अंदर। ऑल्सो अ डेवस्टेटिंग एक्सप्लोजन बैरूत के अंदर हुआ था, कैपिटल ऑफ लेबनान, लास्ट ईयर, जिसमें काफी सारे लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। तो सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है लेबनान के अंदर, बट ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी वहां के देश की हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लेबनान की जो लोकेशन है वो हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, लेबनान इज लोकेटेड इन द वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में ये लोकेट करता है। इट इज बॉर्डर्ड बाय सीरिया और इजराइल जो है इसको बॉर्डर करते हैं, अभी मैप के ऊपर आपको दिखाऊंगा। साइप्रस इसके वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी में दिखाई भी देगा, और ये मेडिटेरेनियन सी वेस्ट के अंदर ओपन अप भी होता है। ठीक है, वैसे 2 ही यहाँ पे कंट्री है, सीरिया एंड इजराइल। एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो हियर इज द मैप, अगर आप देखेंगे दिस इज लेबनान, ऊपर देखेंगे सीरिया, डमास्कस यहाँ पे इसकी कैपिटल है, इजराइल नीचे आपको दिखाई देगा। तो इजराइल से बॉर्डर टच हो रहा है ऑन द सदर्न साइड, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड इट इज एंड एज वेल एज द नॉर्दर्न साइड इट इज टचिंग सीरिया। वेस्टर्न साइड में आपको साइप्रस दिखाई देगा, ऊपर टर्की है जिसका बॉर्डर इसे टच नहीं कर रहा है। इट इज ओपनिंग टू द मेडिटेरेनियन सी, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड इट इज नॉट टचिंग जॉर्डन, जॉर्डन को ये टच नहीं कर रहा है। दिस एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से कंसेक्यूटिवली यूपीएससी ने बैक टू बैक ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे कि किसका बॉर्डर किसको टच कर रहा है। तो यहां पर इस एरिया के ऊपर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैसे बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि टर्की से बॉर्डर टच नहीं कर रहा था, ये हमने देखा था, ना ही साइप्रस से कर रहा था। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज इन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में कौन सी स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है? इज इट द चाइनीज स्ट्रेट, इज इट द ताइवान स्ट्रेट, लुजोन स्ट्रेट, और मे बी सम अदर स्टेट जिसका नाम यहां पर नहीं दिया है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। यूएस ने अभी बैक किया है पार्टिसिपेशन ऑफ ताइवान एट द यूनाइटेड नेशन। सो यूएस इज सपोर्टिंग ताइवान दैट इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन और इट कैन पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशन, मे बी जस्ट टू कंसीडर इट एज अ सेपरेट कंट्री, जो कि चाइना डेफिनेटली अपोज करेगा, क्योंकि जब ताइवान को एक सेपरेट कंट्री की तरीके से समझा जाता है, बताया जाता है, तो चाइना उस चीज को पसंद नहीं करता। ताइवान इज एन ईस्ट एशियन नेशन दैट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ चाइना। अभी मैं आपके ऊपर आपको दिखाने वाला हूं। सो चाइना के ईस्ट में लोकेट करता है एंड ऑन द नॉर्थ ऑफ फिलीपींस, तो फिलीपींस के नॉर्थ में लोकेट करता है, दैट इज द लोकेशन। जापान इज लोकेटेड टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, जापान भी पास में है। और ये सभी कंट्रीज जिनके मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो फिलीपींस हो या फिर वो आपकी जापान हो, इनका जो रिलेशन है वो कुछ खास नहीं है चाइना से, ये चीज ध्यान रखिएगा। ईस्ट चाइना सी जो है इसके नॉर्थ में है, दिखा देना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देखिए। सो दिस इज ताइवान, ये आपका चाइना यहाँ पर खत्म हो रहा है और चाइना ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है। ताइवान स्ट्रेट दोनों के बीच में है, ऊपर आपको ईस्ट चाइना सी दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, साउथ चाइना सी एंड लुजोन स्ट्रेट साउथ के अंदर आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आपकी वेरियस कंट्रीज जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, आपको ये सब कंट्रीज जो है दिखाई देने वाली है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट थी? ताइवान स्ट्रेट जो है वो चाइना और ताइवान के बीच में एग्जिस्ट करती है और आसपास आपको ईस्ट चाइना सी भी दिखाई दिया, साउथ में लुजोन स्ट्रेट भी दिखाई दिया यहाँ पर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को लेकर है, पूछ रहा है कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
इट इज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर। ये वो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ये वो अमाउंट होता है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज किया जा सके। द मोर ऑर्गेनिक मैटर देयर इज द ग्रेटर इज द बीओडी। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ज्यादा बीओडी की मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करेगा। सीपीसीबी Central Pollution Control Board in 2018 they actually identified 351 polluted river stretches in India। 351 रिवर्स ऐसी जो कि पोल्यूट हो चुकी हैं उसके बारे में इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया ताकि उसकी जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहां पर इंप्रूव किया जा सके। सीपीसीबी स्टडी रिवील्स दैट द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज वन ऑफ द मेन कॉजल फैक्टर ऑफ द रिवर पोल्यूशन। जो हम वेस्ट वाटर को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर से हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से या इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो, खासतौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो वेस्ट वाटर होता है वो रिवर को सबसे ज्यादा पल्यूट करता है। असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फाउंड दैट 31 स्टेट्स एंड यूटीज जो है वहां पर रिवर्स और स्ट्रीम जो है वो वाटर क्वालिटी का क्राइटेरिया मीट नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, 31 उनकी टोटल संख्या है, वहां पर जो भी रिवर्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। द क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, द क्वालिटी इज डिग्रेडेड। लेकिन हाँ, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज किया जा सके। और यहां पर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा बीओडी की जरूरत पड़ेगी। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, द मोर द ऑर्गेनिक मैटर मोर द रिक्वायरमेंट ऑफ बीओडी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में बन जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव जो है उसका मेंबर नहीं है। क्या श्रीलंका जो है इसका मेंबर नहीं है? चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव है, इंडिया मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप इसका सोच समझ के आंसर करिएगा 10 सेकेंड्स के अंदर, जल्दी से बताएं क्या हो सकता है। रिसेंटली बांग्लादेश ने इंडिया को इनवाइट किया कि आप चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव जो कि कोविड-19 वैक्सीन एंड पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो लेकर आया गया, आप उसको ज्वाइन करें। सो वी वर इनवाइटेड बाय बांग्लादेश, इट मींस वी आर नॉट एट प्रेजेंट द मेंबर। सो बी इसका आंसर हो सकता है। फ्यूचर में बन जाओ एक अलग बात होगी। इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व एंड अ पॉवर्टी एलिवेशन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर जो कि चाइना के अंदर बनाया जाएगा, जिससे कोविड-19 को भी काउंटर किया जाएगा और पॉवर्टी एलिवेशन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश करी जा रही है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज गोइंग टू बी सेटअप इन चाइना और चाइना इसको इनिशिएट कर रहा है। सो वी हैव टू थिंक एंड देन वी हैव टू डिसाइड वेदर वी वांट टू जॉइन इट और नो। तो बी यहां पर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और देखते हैं इंडिया इसको ज्वाइन करेगा या नहीं। जल्दी से पूरा लेक्चर जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे ताकि 30% मोर मटेरियल रिटेंशन आप कर पाएं, बिकॉज द मोर यू रिवाइज वो चीज आपको ज्यादा समय तक के लिए याद भी रहती है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिश करिएगा जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको लेकर रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से बताएं, ग्वालियर और ओरछा से पहले और कौन कौन सी ऐसी सिटीज थी इंडिया की जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 2 सीरीज मैंने आपको और भी बताई थी। टोटल टैली जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 8 हो चुकी है। ग्वालियर ओरछा को अभी ऐड किया गया, पन्ना का नाम इसमें नहीं है। यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंदर जो 2011 में शुरू किया गया था वहां पर कंट्रीज को ऐड किया जा रहा है ताकि प्रिजर्वेशन किया जा सके, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी किया जा सके। और 2 जो सिटीज के नाम थे इसके अलावा वो थे अजमेर एंड वाराणसी। चलिए नेक्स्ट है एक मिसाइल को लेके आकाश एनजी को लेकर क्वेश्चन पूछा था। रेंज कितनी है और मार्क के हिसाब से स्पीड कितनी है? तो इट इज 2.5 मैक आकाश की जो स्पीड है और 60 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। इट इज अ न्यू जनरेशन मिसाइल। एनजी जो है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल है और पहले भी आकाश मिसाइल रही है हमारे पास। ये जो आकाश मिसाइल है एयरफोर्स को काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। लेकिन क्या ये सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, वो चीज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। देन वी डिस्कस अबाउट MPATGM। इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आंसर इजी हो जाएगा। दैट इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दैट इज अ मिसाइल। ठीक है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका भी रिसेंटली प्रशिक्षण जो है जो वो रिसेंटली किया गया है और स्पीड जो है इसकी उसके अलावा जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर है और वेट जो है 15 kg के आसपास का है।
चलिए, डीआरडीओ की लैब के द्वारा इसका भी प्रशिक्षण जो था वो किया गया था। इसके बाद हमने डिस्कशन किया पैगासस के बारे में। व्हाट इज इट? सो इज इट अ स्पाईवेयर? यस, इट इज अ स्पाईवेयर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टलेशन। तो स्पाईवेयर के साथ साथ ये कॉन्स्टलेशन भी है। पेगासस इज अ कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई दैट इज नेम्ड आफ्टर अ विंग्ड हॉर्स पेगासस। इन ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हुए डिस्कशन करेंगे हम H5N1 का। H5N1 जो है ये किस किस में पाया जाता है? जुलाई 21 को एक व्यक्ति की मौत हुई यहाँ पर, किसकी वजह से? H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से दिल्ली में। और उसके बाद देखा गया कि ये किस किस में पाया जाता है। चिकन से लेके पिग्स, टाइगर्स एंड कैट्स के अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था आपकी सीरीज के बारे में। तो आप वेरियस सीरीज जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.network.com पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के बारे में देखा था। तो ये टैग जो था ये लिया गया लिवरपूल से अभी, जो कि यूके के अंदर लोकेट करता है। मैंने लोकेशन भी आपको बताई थी और आसपास के जो आपके ओशंस और सी हैं वो भी दिखाए थे। देखिए नीचे यहाँ पर आपका नॉर्थ सी आपको दिखाई देगा, अटलांटिक ओशन है, इंग्लिश चैनल है, और आपका यूके एंड ऊपर स्कॉटलैंड एंड वेस्ट साइड पे आयरलैंड दिखाई देगा। लेबनान जो है इसका बॉर्डर किसको टच करता है? इट इज टचिंग सीरिया एज वेल एज इजराइल ऑन द वेस्टर्न साइड। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द सी, याद होगा आपको। सो इट इज मेडिटेरेनियन सी, जहां पे साइप्रस भी लोकेट करता है, और ऊपर टर्की है जो कि इसको टच नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था चाइना एंड ताइवान के बीच में कौन सी स्ट्रेट है। सो इट इज द ताइवान स्ट्रेट। साउथ के अंदर कौन सी स्ट्रेट है? इट इज द लुजोन स्ट्रेट। और फिलीपींस, जापान वो भी यहाँ पर आसपास फॉल करते हैं। फिर हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिस्कस किया था। सो बेसिकली इट इज द ऑक्सीजन नीडेड ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकंपोजिशन अच्छे से कर सके। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2018 के अंदर उसने 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस जो थे उसको आइडेंटिफाई किया है, और यहां पर बात करी गई थी कि जो स्ट्रेचेस है उनको क्लीन करने की जरूरत है। लास्ट में हमारा क्वेश्चन जो था वो चाइना लेड इनिशिएटिव को लेकर था। तो इसे किसने ज्वाइन नहीं किया है? बांग्लादेश ने अभी हमें इनवाइट किया इसे ज्वाइन करने के लिए। कोविड-19 और पॉवर्टी एलिवेशन दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, रिवीजन हमने कर ली है, और मैराथन सेशन जो है अब आपका कल आने वाला है, उसे अच्छे से करिएगा। सैटरडे संडे को 2 दिन आपका मैराथन सेशन आएगा। अब चलते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडिया की, उसका नाम बताएं। आप जानते हैं देयर आर वेरियस, मतलब 10 के आसपास हमारे पास इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आपकी जो आइटम्स है वो है, लेकिन आप मुझे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में एक जो चीज है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेंस के लिए इंडिया इज कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट इन कन्वेंशनल वॉरफेयर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कन्वेंशनल वॉरफेयर करना है तो उसमें काफी अच्छे हैं, लेकिन साइबर वॉरफेयर के अंदर हम उतना अच्छे नहीं हैं। आप इस पे कमेंट करें कि आप इससे अग्री करते हैं नहीं करते हैं, जो भी आपका सोचना है, क्योंकि अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर 2 पर्टिकुलर रिपोर्ट्स भी आई थी, उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की बात करी गई थी। उसको ध्यान में रखकर आप इसको आंसर करिएगा। मेंस का ग्रुप ये है टेलीग्राम का, जहां पर आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। और अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो बहुत अच्छे हैं, we are pretty good in the conventional warfare, but when it comes to cyber power या cyber warfare, we are not up to the mark. हम उतने अच्छे नहीं हैं साइबर वॉरफेयर के अंदर। क्या आप इससे एग्री करते हैं या बताएं हम कैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? तो इंटरव्यू का जो आंसर आप इंटरव्यू के ग्रुप में रिकॉर्ड करके दीजिएगा। चलिए, दिस इज द सेकंड चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी से मार्क्स बताएं, आउट ऑफ 10 आपने टारगेट कितने का सेट किया था, अचीव कितना किया है? तो यहाँ पे 6 से ज्यादा किया, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेकिन सेकंड टाइम वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सेकंड टाइम में नोट्स आपके बेहतरीन तरीके से बनेंगे। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।